हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने 11th 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, साइंस का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर खत्म कर चुके हैं और आज का जब हमारा लेक्चर होने वाला लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रूल्स क्या होते हैं कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। अगर आप भी रे डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप जल्दी से लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पे कन्वर्जेंस होगा, कहाँ पे डाइवर्जेंस होगा। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का जो कंसेप्ट आता है वो आता है, हमने बेसिक जब हमने चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था, डिस्कस किया था कि वहाँ पे 2 टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और फिर स्फेरिकल मिरर के अंदर में देखा था फिर से 2 टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसी कॉनकेव और कॉन्वेक्स के हिसाब से हमको बताना है कि कन्वर्जेंस होगा कि डाइवर्जेंस होगा। तो जैसे अगर मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ कॉनकेव मिरर का, हम एग्जांपल लेते हैं कॉनकेव मिरर का। मैं कॉनकेव मिरर हम बना लेते हैं, मैंने बनाया कॉनकेव मिरर। कैसे पता कॉनकेव मिरर? क्योंकि इसका कोटिंग कहाँ पे होगा, बाहर के साइड में होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने पूछा था कि अगर कोटिंग बाहर साइड हुआ तो कौन सा मिरर रहेगा, अगर कोटिंग बाहर साइड हुआ तो कौन सा मिरर रहेगा, ये कॉनकेव मिरर रहेगा। अब मैंने क्या किया, इसके बीच में से एक लाइन पास किया जो पोल से पास हो रहा है और सेंटर से पास हो रहा था। जो सेंटर से पास हो रहा है और जो पोल से पास होगा उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, हमने पहला रूल पढ़ा था लेक्चर 3 में। अगर आपने लेक्चर 3 फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखिए, तो ही ये वीडियो समझ में आएगा। हमने पहला रूल पढ़ा था कि इफ एन इंसिडेंट रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर मेरी इंसिडेंट रे हैं और कहाँ से पास हो रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रही हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रही हैं, कहीं ना कहीं पे तो मीट होंगे मिरर पे। पॉइंट दे दिया ए बी सी और डी। तो पहला रूल ये बोलता है कि जो पैरेलल इंसिडेंट रे पैरेलल पास होने, कैसे पता चलेगा? एरो से पास होगा। If an incident ray passing parallel to the principal axis, it will reflect from the focus. कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा? फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका पॉइंट है, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे। ये फिर से बोल रहा हूँ, जो डायरेक्ट 4th लेक्चर देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा। अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में आना है तो आपको लेक्चर नंबर 3 जरूर देखना पड़ेगा। लेक्चर 3 देखोगे तो ही समझ में आएगा वीडियो। इसमें हमने देखा कि जो भी पैरेलल रे थी, पैरेलल इंसिडेंट रे थी, कैसे रिफ्लेक्ट हो गई, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो आप देखोगे सारी की सारी लाइट कहाँ पे मीट हो रही है, फोकस पे हो रही है। सेम दूसरा अगर एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं बनाता हूँ ये वाला मिरर, क्या जाने दो, क्योंकि मिरर तो एक ही रहेगा ना, स्फेरिकल मिरर एक ही पार्ट का रहेगा, इस साइड वाला ही रहेगा। तो मैं बनाता हूँ मिरर और ये बना रहा हूँ मैं कॉन्वेक्स मिरर। दोनों का सेंटर एक ही साइड में रहेगा ना, एक ही पार्ट के रहेंगे, इसलिए दोनों का सेंटर एक ही साइड में रहेगा। इसलिए उसको इस साइड से नहीं बना के मैंने ऐसे बनाया, इस साइड कॉन्केव है, उस साइड भी कॉन्वेक्स पे रहेगा। बस फर्क ये रहेगा, इसका अंदर वाला पार्ट क्या रहेगा, कोटेड रहेगा। इसका बाहर वाला पार्ट कोटेड है, इसका अंदर वाला पार्ट कोटेड है। तो अब यहाँ से जो लाइट, यहाँ से भी एक लाइन पास होगा, जो कहाँ से पास होगा, पोल से पास होगा। अब मान लो यहाँ पे एक मैंने सेंटर ड्रॉ कर दिया, सेंटर एक्चुअल में ऐसा रहेगा। जैसे अगर बोलूंगा सेंटर एक्चुअल में ऐसा रहेगा, क्योंकि सेंटर तो ऐसे बनेगा, सर्कल तो ऐसे बनेगा ना। मैंने सेम डिस्टेंस पे एक सेंटर ले लिया, मैंने अज्यूम कर रहा हूँ मैं। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये बाहर वाला है। तो रेस कहाँ से आएंगे, कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रखोगे तभी तो इमेज बनेगा ना। कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे तो इमेज बनेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं बनेगा। जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी साइड अगर ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे। तो ये इंसिडेंट रे कहाँ से आएंगी, राइट साइड से आएंगी। सपोज यहाँ पे जो इंसिडेंट रे आ रही है वो भी कैसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है।
कैसे आ रही हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अज्यूम करना कि ये पैरेलल नहीं है, यहाँ से आ रही हैं। अब यहाँ पे इसका फोकस होगा, यहाँ पे इसका क्या होगा? फोकस होगा। तो हमने फिर से फर्स्ट रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल में हमने ये देखा था कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही हैं, इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही हैं तो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये फोकस से। कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा? फोकस से। अब बात बोलोगे सर ये आपने डॉटेड क्यों बनाया? यहाँ पे तो डॉटेड नहीं बनाया। यहाँ पे डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि मिरर के पीछे थोड़ी ना इमेज बनेगा, मिरर के पीछे इमेज नहीं बनेगा, मिरर के तो सामने इमेज बनेगा। मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे फोकस है, इसलिए मैंने डॉटेड में दिखाया। हाँ? लेकिन अब मैंने वहां कि पैरेलल पास हुई तो फोकस से कहाँ हो जाएंगे? फोकस पे इंसिडेंट होगी या फोकस पैरेलली आ रही है टूवर्ड्स से मिरर, तो रिफ्लेक्ट कहाँ से हो जाएंगे? फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इनका डायरेक्शन भी दिखा देते हैं कि ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सॉरी 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 ये ऐसे क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये मिल कहाँ पे रहेगी? इसको भी नाम दे दो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। अब मैंने क्या किया, जो जो पॉइंट, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही वाला है, इसके पीछे तो इमेज नहीं बन रहा है ये, मैं क्या करूंगा, ए से ये जो रिफ्लेक्टेड है ना इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया। बी वाला है, बी वाले को भी क्या किया? ऐसे एक्सटेंड किया। अब ये कर्व ऐसा था, समझा क्या? कर्व ऐसे था तो लाइट ऊपर गिरे, लाइट गिरेगी तो ऊपर जाएगी। अब ये कर्व नीचे की साइड में है तो ये गिरेगा, तो इसको अगर आगे एक्सटेंड करोगे तो सीधा ऐसे जाएगा। ये वाले रिफ्लेक्टेड को एक्सटेंड करोगे तो लाइट ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एक्चुअल में लाइट ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने, ये तो जो ग्रीन वाला दिखा है रूल के हिसाब से देखा है कि जो भी लाइट है पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास हो जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्ट कहाँ हो जाएगी? रिफ्लेक्ट सेम मीडियम में, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे दूर जा रही है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे पास में आ रही है। अगर आपने मूवीज, अगर आपको मूवी का शौक है तो आपने सिंघम मूवी देखा रहेगा। सिंघम मूवी में अगर बोलेगा अजय देवगन का फेमस ऐसे ऐसे करते हैं, ये आपने देखा रहेगा। इसका मीन्स ये ऐसे कर रहे मतलब कन्वर्जेंस है, ऐसे कर रहे मतलब क्या है? डाइवर्जेंस है। तो देखना कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा है, सारी की सारी लाइट कन्वर्ज हो जा रही है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में सारी की सारी लाइट क्या हो जा रही है? डाइवर्ज हो जा रही है। तो कॉन्केव, कॉन्वेक्स, कन्वर्ज, डाइवर्ज, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंस। इस जो कॉन्केव में होता है कन्वर्जेंस होता है और डाइवर्जेंस कहाँ पे होता है? कॉन्वेक्स में होता है। तो याद रखना कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर, इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। आई होप आपको समझ में आ गया है। जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे यू शुड ऑलवेज हैव अ पेंसिल एंड अ स्केल। पेंसिल और स्केल रहेगा तो आपका डायग्राम एकदम नीट एंड क्लियर बनेगा। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया डाइवर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस क्या होता है। इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर एक एमसीक्यू पूछा जाता है। वो एमसीक्यू क्या है कि कॉन्केव मिरर इज आल्सो नोन एज, याद रखना कॉन्केव मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। और ये क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इतना याद रखना एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिरर फॉर्मूला। तो याद रखना जब भी आपको मिरर फॉर्मूला पूछेगा तो मतलब इमेज बनाना है तो आपके पास ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपके पास ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब ऑब्जेक्ट रहेगा, जब इसको मिरर के सामने रखोगे तभी तो क्या रिजल्ट आएगा? इमेज बनेगा। तब क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अब ऑब्जेक्ट को मिरर से कुछ तो डिस्टेंस पर, जैसे अगर मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊं, ये मान लो मेरा मिरर है, ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। मैं ऑब्जेक्ट को ही रखा हूं, मैं मान लो मेरा ए और बी, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस पोल से कुछ तो रहेगा, इसको हम ले लेते हैं यू। तो मैं क्या बोलूंगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करना है? वी से। सेम इसका कहीं पे इमेज बनेगा, सेम इसका कहीं पे मान लो इमेज यहाँ पे बन रहा है, या तो सीधा बन रहा है या तो उल्टा बन रहा है। ए डैश
और बी डैश नाम मान लो, हाँ क्या मैं रैंडमली लिख रहा हूँ। तो इमेज का भी कुछ डिस्टेंस आएगा पोल से डिस्टेंस नापना है क्या। तो यहाँ पे क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस को किससे लिखोगे, v से। और ये जो पोल है इधर बना है, ये जो मिरर है, मिरर का कुछ फोकल पॉइंट रहेगा या फोकल लेंथ रहेगा, उसको हम लिखते हैं f से। फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ क्या रहेगा, जैसा आपने पढ़ा था, ये फोकस है, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। पोल से फोकस के बीच का जो लेंथ रहता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो आपका मिरर फॉर्मूला इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिरर फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/s। ये बस आप फॉर्मूला याद रखना है यहाँ के लिए, आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। हमेशा याद रखना, आपको जब भी मिरर ड्रॉ करना है, चाहे कॉन्केव ड्रॉ करो चाहे कॉन्वेक्स ड्रॉ करो, दोनों उल्टा सी बनाना, दोनों क्या बनाना, उल्टा सी बनाना। और ये हो गया मिरर फॉर्मूला। जब भी कोई पूछेगा आपको कि मिरर फॉर्मूला क्या है, यू हैव टू आंसर 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, where u is nothing but a object distance, v is nothing but image distance, and f is nothing but a focal length, where focal length is nothing but distance between pole and focus। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। सबसे लास्ट टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक का मैग्निफिकेशन। सबसे लास्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब क्या, इमेज को कितना बड़ा करके कितना छोटा करके देख सकते। आपने बाइनोकुलर देखा रहेगा, आपने दूरबीन देखा रहेगा, दूरबीन में दूर की चीजों को आंखों के सामने जब लगाते हो बाइनोकुलर को, तो छोटा दिखाई देने लगता है या बड़ा दिखाई देने लगता है। क्यों, उस जब दूर की चीजें बड़ी दिखाई दे रही, मतलब छोटी चीजें बड़ी दिखाई दे रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन करना। कि जो चीजें दूर हैं, जिनका साइज अपने को दिखाई नहीं दे रही हैं, उसको बड़ा करके देखना है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो हर एक लेंस का, हर एक मिरर का मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन को हम लिखते हैं कैपिटल एम से, मैग्निफिकेशन को लिखते हैं कैपिटल एम से। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट को आप लिखते हो v से और ऑब्जेक्ट हाइट को लिखते हो किससे, u से। आप मान लो हाइट मतलब डिस्टेंस, मान लो ऐसा लिख लो h2 अपॉन h1 लिखते हैं, h2 अपॉन h1। एक टाइप को मान लो ये डिस्टेंस ही है, इसी को लिख सकते हैं v माइनस u। इमेज हाइट, हाइट एक टाइप का डिस्टेंस ही रहेगा ना, इमेज डिस्टेंस को कैसे लिखा हमने, v से लिखा और u से लिखा। तो मेरा फॉर्मूला आया m इज इक्वल्स टू v अपॉन u। अब ये जो v अपॉन u है ये आएगा आपका, क्योंकि जब भी आप इमेज बनाओगे तो जब सीधा इमेज बन रहा है, या बोल सकते हो जब स्क्रीन जहाँ जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट रखा है, अगर उसी डायरेक्शन में इमेज बन रहा है तो बोलते हैं रियल इमेज। और जब भी रियल इमेज बनेगा और दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, मैं समझाता हूँ, v प्लस u। ये आपका दो फॉर्मूला है, बोलो से दोनों तो सेम है ये, लेकिन जब v अपॉन u मतलब u तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा ही रखोगे ना आप, ये ऑब्जेक्ट हमेशा आपका सीधा रहेगा, u हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन v आपका दो टाइप का होगा, एक बार पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब रहेगा, जब मेरा वर्चुअल इमेज बनेगा। जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो पॉजिटिव वैल्यू, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आया है, ये किसके लिए है, फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब सच में इमेज नहीं बन रहा है, स्क्रीन के पीछे बन रहा है। और नेगेटिव कब आएगा, जब आपका रियल इमेज बनेगा। जब रियल इमेज बनेगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। यहाँ पे v का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में। इसलिए क्या बनेगा, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, और ये बनेगा फॉर रियल इमेज के लिए। यहाँ तक हो गया आपका पूरा सिलेबस खत्म। ये मैग्निफिकेशन और ये मिरर फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यही दो फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि रियल इमेज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वर्चुअल इमेज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो ऑब्वियस आप जब पेज नंबर 122 पे जो डायग्राम दिया है, पेज नंबर 122 पे जो डायग्राम दिया है, आप देखोगे उसके अंदर 6 या 7 केसेस हैं, उसमें से बस एक ही क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, बाकी सब क्या बनेंगे, रियल इमेज ही बनेंगे। तो हमेशा आप जब भी मैग्निफिकेशन पूछेगा क्वेश्चन में तो आपको क्या लगाना है, माइनस का साइन ही लगाना है, कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस V/U। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस खत्म रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आई होप आपको पूरी थ्योरी समझ में आ रही है। अगर थ्रू आउट द लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4 अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है, जल्दी से अपना डाउट कमेंट कर दीजिए, मैं उसके आंसर्स क्लियर करने का ट्राई करूंगा। मिलते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।